हेलो गाइस, हमें कहाँ दिख रहा है? ये देखो ये स्टार्ट। अरे एडिट कर देना यार। सर एडिट करता नहीं है, डायरेक्ट ऐसे डालते हैं। डालना तो। चलो, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। हम लोग क्या देखा? 1815 में क्या हुआ था यूरोप में? 1815 में कुछ हुआ होगा? ट्रीटी ऑफ Treaty of ट्रीटी Vienna। ऑफ वाइना। दूसरा चीज क्या हुआ था? नेपोलियन। वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू। नेपोलियन वाज मरिया। मरिया सर। नेपोलियन वाज डिफीटेड। क्यों उनको डिफीट किया पता ही है। हाँ, तो सर। उसके बाद क्या हुआ कि 1830 तक कहीं पर भी कोई रिवोल्ट नहीं होता है, कहीं पे कोई रिवोल्ट नहीं। क्या हो गया? सारा जो लिबरल्स और नेशनलिस्ट था ये लोग कहाँ चला गया? लिबरल्स मींस अंडरग्राउंड। जिसको जो है फ्रीडम चाहिए ना, जो लोग फ्रीडम चाह रहा था, और नेशनलिस्ट मतलब जिसको कंट्री चाहिए, वो सब लोग अंडरग्राउंड हो गया। अंडरग्राउंड होने के बाद वो लोग क्या किया? सीक्रेट सोसाइटी बनाना स्टार्ट किया। क्यों सीक्रेट सोसाइटी? वो लोग ये चाहा कि हम लोग पहले Widespread स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हाँ, वाइड स्प्रेड करेगा। कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है वो लोग रिवोल्ट करेंगे। पहले क्या चीज़ के लिए डिमांड करेगा? फर्स्ट डिमांड उन लोग का होगा फ्रीडम ऑफ प्रेस का। पहला डिमांड ये होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस। उसके बाद जो है वो लोग नेशन स्टेट ये सब बनाने का डिमांड करेगा। 1815 के बाद फर्स्ट डिमांड सीक्रेट सोसाइटी वाला क्या करेगा? फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसी का डिमांड करेगा। तो एज ऑफ रेवोल्यूशन इन यूरोप, द पीरियड फ्रॉम 1830 टू 1848 इज रेफर्ड एज एज ऑफ रेवोल्यूशन। पता ही है रेवोल्यूशन एज क्यों बोला गया? बहुत सारा रिवोल्ट हुआ होगा इसीलिए बोला गया होगा एज ऑफ रेवोल्यूशन। कौन सा कंटिनेंट में? यूरोप। यूरोप आफ्टर द फर्स्ट अपहीवल, जुलाई रेवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? फर्स्ट अपहीवल। अपहीवल मींस रिवोल्ट। अपहीवल फर्स्ट टाइम सिस्टम का खिलाफ। फर्स्ट अपहीवल कहाँ हुआ? फ्रांस में, जुलाई में 1830। आफ्टर 1815 नो रिवोल्ट्स टुक प्लेस एनीवेयर इन यूरोप, but first time the people revolted in Europe, in France, in July 1830. Okay, they revolted. The first upheaval is known as July Revolution. The outcomes of this revolution were what? The first thing, the Bourbon kings which were restored by Treaty of Vienna. Okay, Bourbon kings, ये kings word ही यूज करना है क्योंकि बीच में 2-3 राजा चेंज हो गया। तो बर्बन किंग्स 1815 से 1830 का बीच में किंग चेंज हुआ था। तो बर्बन किंग्स who were restored to power in Treaty of Vienna were removed and removed. First point, एग्जाम पॉइंट से पढ़ना है तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखना होगा। सेकेंड पॉइंट, फ्रांस became constitutional monarchy. फ्रांस क्या बन गया? constitutional monarchy. According to this, the king was also there, but he was subjected to parliament. He was subjected to parliament. मतलब वो पार्लियामेंट में जाकर के सारा बात उसको बोलना पड़ेगा, पार्लियामेंट वाला उसको चेक कर सकता है। ये है सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट। डिक्टेटरशिप नहीं होगी। डिक्टेटरशिप नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से उसको फॉलो करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन होगा और किंग होगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना। कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना। किंग होगा बट कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना। थर्ड थिंग वाज व्हाट? लुइस फिलिप बिकेम द न्यू किंग ऑफ फ्रांस। लुइस फिलिप, he became the new king of France. He was restored to the power. He was restored to the power when Bourbon king was removed from the power. तीन पॉइंट लिख लेगा। रिस्टोर मतलब सर पहले था ये? कौन सा? Restored power, Bourbon kings were restored earlier ना, 1789 से पहले था। Second thing, Belgium broke away from Netherlands. This incident proved, this incident is called the spark. स्पार्क मतलब क्या होता है? चिंगारी। इसी को चिंगारी बोला जाता है। ये इंसिडेंट जुलाई रेवोल्यूशन को क्या बोला गया? स्पार्क इन यूरोप। Why it was called spark in Europe? Because it inspired many other people or many other European countries to revolt against their own rulers. इसलिए इसको स्पार्क, इंस्पायर हो गया ना। पहला इंस्पायर होकर के who revolted? The Belgium. Belgium, which became a part of Netherlands in Treaty of Vienna, was broke out from Netherlands and declared independent. ठीक है, ये भी इसको भी पार्ट कब बनाया था? ट्रीटी ऑफ वाइना में ही पार्ट बनाया था इसको भी। तो यहाँ पे हमने ट्रीटी ऑफ वाइना का 2 फीचर भी पढ़ लिया। क्वेश्चन आ गया ना, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वाइना। फर्स्ट फीचर क्या देखा? बर्बन किंग्स वर रिस्टोर्ड टू पावर। सेकंड फीचर क्या देखा? बेल्जियम वाज एडेड टू नीदरलैंड। तो दोनों फीचर देख लिया। ये भी टूट जाता है। बेल्जियम आल्सो ब्रोक अवे फ्रॉम नीदरलैंड एंड इट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट। Why? From where they got inspired? From July Revolution they got inspired.
ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जनरली 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये पैराग्राफ में लिखना है, पैराग्राफ में, पैरा में लिखना है, पॉइंट में नहीं लिख सकता। ग्रीस वाज द पार्ट ऑफ ओटोमन टर्किश एम्पायर सिंस 14th सेंचुरी। कब से उसका पार्ट था? 14th सेंचुरी से। 14th सेंचुरी मतलब पता है ना, ये 1300 कुछ एरिया होगा उससे। ग्रीक वाज द पार्ट ऑफ ओटोमन टर्किश एम्पायर। ओटोमन टर्किश एम्पायर नाम से याद होगा, ओटोमन खिलाफत, हाँ, टर्की एम्पायर। इसी ओटोमन टर्की एम्पायर को तो हटा था ना ये लोग, इंग्लैंड लोग, ब्रिटेन लोग, तो इंडिया में जो है खिलाफत कमेटी बन गया था। मीन्स द रिलीजियस हेड और स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी यूज्ड टू बी प्रेजेंट इन खलीफा, द रूलर ऑफ टर्की। खलीफा, खिलाफत वाज द कमिटी, खलीफा वाज द स्पिरिचुअल हेड। सर ये 13th सेंचुरी से था। 14th सेंचुरी से। Okay, so Greece was the part of Ottoman Turkish Empire since 14th century. Many people they came in support. So Greek War of Independence started in 1821. 1821 से ये लोग जो है इंडिपेंडेंस के लिए फाइट स्टार्ट किया। हम लोग को जनरली कब बिलीव किया था? When the Indians started for fighting for independence, it was generally believed in 1830s में हम लोग स्टार्ट किया ब्रिटिश लोग से फाइट करना। बंगाल जीता था। हाँ, रिवोल्ट ऑफ 1857 बंगाल में होता था सर। मैं स्टार्टिंग हुआ था मेरठ से, प्लस नॉर्थन इंडिया में हुआ था। स्टार्टिंग हुआ था मेरठ से। मतलब इंडियन हिस्ट्री में उसको क्या लिखा जाता है? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्टोरियंस को लिखा है। ब्रिटिश हिस्टोरियंस को क्या लिखा ब्रिटिश में? सिपोई म्यूटनी, एक थोड़ा सा ऐसे ही रिवोल्ट किया था कुछ सैनिक लोग, ब्रिटिश हिस्टोरियंस को लिखा। इंडियंस लोग क्या लिखा? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। So 1821 was the year when Greek War of Independence was started. Now Greek people they got support from many people. Like first support came from whom? The first support came from the Greeks living in exile. Greeks living in exile. Exile means उन लोग को वहाँ पे अलाउड नहीं था। वहाँ का ओटोमन टर्किश एम्परर उन लोग को एक्साइल कर दिया होगा बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटीज। हो सकता है वो लोग इंडिपेंडेंस का डिमांड करना स्टार्ट कर दिया हो या कुछ भी मेंशन नहीं किया। Western European countries. Yes. Second, the support they got from Western European country. Why? For what reason? Because of their culture. Yes, European country. Why they supported? Why this country supported? Because of the Greek culture. Because of the Greek culture. They like the Greek culture too much. That is why the Western European countries, including England, supported Greek War of Independence. ये लोग सपोर्ट किया। The third type of people who supported the Poets and artists. Poets and artists. Poets and artists. इसी में लॉर्ड बायरन भाई भी आएगा। Poets and artists. ठीक है, poets और artists बायरन भाई आ गए ना? बहुत याद है, इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो फंड दिया था पहले। फंड दिया था फिर मारा के मर गया। और कोई फीचर याद नहीं है? और कोई उसका फीचर याद नहीं है? क्या बोलता है एक तो वो बोला था सबसे बड़ा खतरनाक आदमी वो है, नहीं वो तो कोई और बोला, उसको बुखार हो गया। सर ये लोग तो उसके लिए क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। ये लॉर्ड बायरन के बारे में बताओ, और कोई इंटरेस्टिंग फिगर तुम लोग को याद रखने के लिए मैं इतना अच्छा बात बताते हूँ। रोमांटिक पोएट था और मैम मर गया। और बच्चे वो से बहुत बोल सारा रहे हैं। पोएम्स लिखा। और सर रोमांटिक था। अच्छा बता रहे poets and artists they supported Greece because they considered Greece as a cradle of European civilization. Greece को क्या मानते थे वो? cradle of European civilization. Question might be there that why some type of people or some countries started supporting Greek War of Independence. तो first answer क्या होगा? Western European countries came in support of Greece War of Independence because of Greek culture. They considered the Greek culture superior. Second, the poet and artists they also supported the Greek War of Independence. They supported the Greece people
because they considered Greece they considered Greece as a cradle of European civilization. Cradle of European civilization, जैसे कुआं नहीं होता है पानी निकालने के लिए वो लगा होता है लोहा, वही उसी को क्या क्रेडल बोला जाता है। तो ये लोग भी क्या बोल रहा था कि पूरा यूरोप सिविलाइज्ड हुआ बिकॉज ऑफ ग्रीस, वहीं से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, इंस्पायर होकर, इसीलिए क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। एंड सम पीपल हु वर ग्रीक themselves but they were exiled, they also came in support of Greek war of independence. One poet was there, Lord Byron. First he how they supported, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, how they supported, they raised fund and gave to the nationalist people who were fighting in the battle. They sent arm and ammunition. Some people they came to Greece and they fought for independence. One romantic English poet who died in 1826, Lord Byron, 1824 हाँ 1824 he died. इसका बर्थ भी हुआ था आई थिंक 1887 में, 26 ईयर से दिया था लॉर्ड बायरन। जॉन कीट्स जैसे ही था ये लॉर्ड बायरन। ये भी रोमांटिक पोएट, दो टाइप का रोमांटिक पोएट होता है, एक होता है अर्ली रोमांटिक पोएट और एक लेटर रोमांटिक पोएट। अर्ली रोमांटिक पोएट में लॉर्ड बायरन, विलियम वॉर्ड्स, ये अर्ली नहीं ये लेटर है। अर्ली में क्या आएगा, विलियम वॉर्ड्सवर्थ, फिर ये विलियम वॉर्ड्सवर्थ, टेनिसन, ये लोग आता है। अर्ली में कीट्स से टेनिसन, हाँ लॉर्ड टेनिसन। Lord Byron, he himself went there and fought in the battle and he died in 1824 due to fever. Due to fever. है तो सही थी। And in 1832 the Treaty of Constantinople was signed and Greece became इन लोग ये बुक में दिया जो है थोड़ा फनी तो थी। इसको लॉर्ड बायरन बहुत बड़ा पोएट है। पोएट है ठीक है, पर फनी कर सकती। अरे देश का कितना उससे देश का थोड़ा पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। गाने का बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा। था 26 अरे ये तो मेरे सर 250 गर्लफ्रेंड था। वाइफ भी था उसका। एक वाइफ हाँ वो अलाउ करते हैं 250 गर्लफ्रेंड। लॉर्ड बायरन बहुत इंटरेस्टिंग, इसका हिस्ट्री पढ़ना कभी, बहुत कैसे इंटरेस्टिंग भूल गया एट 250 गर्लफ्रेंड। लॉर्ड बायरन कृष्ण भगवान का कृष्ण भगवान जैसा था। और साल कितना साल का थे? 27 या 28 में मर गया है। तो बीमार हो तो मिल तो रहा नहीं था, मतलब 2 साल गया। देखो परमानेंट तो एक ही है। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल किसका बीच में साइन हुआ होगा? एक तो ग्रीस लोग का बीच में साइन हुआ होगा और एक किसका बीच में साइन हुआ होगा? ऑटोमन टर्किश एम्पायर का बीच में। और ग्रीस क्या बन गया 1832 में? इंडिपेंडेंट नेशन। तो सर दूसरा इंडिपेंडेंट नेशन। हाँ, तो ये जो है अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाई द पीरियड फ्रॉम 1830 टू 1848 इज कॉल्ड एज ऑफ रेवोल्यूशन। तो रीजन क्या लिखना होगा? जुलाई रेवोल्यूशन, बेल्जियम, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तीन, और भी 2 मिलने वाला है। नेक्स्ट 1830s were the year of great economic hardship in Europe. Great economic hardship in Europe. 1830s were the year. Why it is known as Great Economic 161666? ये पीरियड बताया था तुम लोग को। तो हाँ इसमें कुछ हुआ था, इसमें ग्रेट आग लगा था, आग। इसी को डेविल्स ईयर बोला जाता है इंग्लिश में, डेविल्स ईयर। ये जगह में आने के बाद नाम इंग्लिश पढ़ाने लगता है। 1668 डेविल्स ईयर। सबका लाइफ में डेविल्स कौन है? नहीं, क्योंकि हम इंग्लिश मेन तो इंग्लिश ही सब्जेक्ट है, सब आ जाता है, हिस्ट्री जो नहीं जानता है उसको बताने का। कभी कभी इकोनॉमिक्स में कुछ जेंडर अच्छा लगता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाना। अब जो है 1830s why it is known as years of economic hardship? First reason, because in all over the Europe population increased. When the population increased, the demand also increased. So when demand increased, there was a shortage of the things, that means economic hardship took place. Economic hardship. Unemployment was there. People were more but employment was less. People were searching the employment but they were unable to find out. So the poverty increased because of this reason. First वाला reason से क्या होगा? Shortage of food से economic hardship and unemployment से poverty, सीधा outcome poverty. People migrated from rural areas to urban areas. Urban areas में migrate किया, क्यों migrate किया? Jobs, in search of jobs, but they were unable to get the job.
रिजल्ट वाज व्हाट इंक्रीज स्लम एरियाज, बहुत ज़्यादा स्लम एरियाज हो गया, पैसा नहीं तो कहाँ रहेगा, नाला के सामने जाके घर बनाया, घास फूस से रहने लगा, स्लम एरिया वाज इंक्रीज because the people they came in search of job but they did not get it. Some people they got also, the job was not fixed, the wages were very less, that is why the slum areas increased. Building नहीं बढ़ा, why building was not increased? Because these people were unemployed, they came so they settled down in those areas where everything was cheap ना, इसीलिए slum area बढ़ा, building नहीं हुआ, सर मतलब रूरल से urban area. Now one more reason why there was economic hardship in all over the Europe except in England. यहाँ पे पॉइंट होगा एक्सेप्ट इन इंग्लैंड, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स, मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था 1750s में, बाकी यूरोप में 1800s के बाद। तो यहाँ में अभी भी बाकी यूरोप में क्या था, अभी भी पार्शली था, पार्शली मतलब ज़्यादातर काम हाथ से हो रहा था, इंडस्ट्री बहुत कम ही यूज हो रहा था, इंडस्ट्री का मशीन। So they were unable to compete with the England goods because England's good was cheap plus it was well finished, देखने में अट्रैक्टिव भी था। हाँ, क्योंकि मशीन मेड था, फुली मशीन मेड था। और बाकी यूरोप में क्या हुआ, पार्शली मेड है, कुछ जो है हाथ से मशीन बहुत कम ही यूज हो रहा है, बहुत कम यूज हो रहा है तो कॉस्टली होगा ही होगा, कॉस्टली होगा और देखने में भी अच्छा नहीं होगा, हाथ से बनाया। कुछ भी होता है हार्डशिप से, मतलब बैड हार्वेस्ट तो आना ही आना है। वो तो आना ही, बैड हार्वेस्ट भी हुआ, ऐसा हुआ बैड हार्वेस्ट। क्यों बैड हार्वेस्ट? नेचुरल कैलामिटी हुआ, बैड हार्वेस्ट हुआ, बैड हार्वेस्ट हुआ तो देन द पीपल ऑफ पेरिस, अब पेरिस का आदमी लोग के लिए कंडीशन अनबियरेबल हो गया, अनबियरेबल। सो 1848 now the people they what they did, they came to the road, they removed the barricades. बैरिकेड्स मीन्स जो कि प्रोटेक्शन के लिए होता है ना, पुलिस फोर्स रखा होता है, बैरिकेड्स को हटा दिया और वो लोग कहाँ चला गया, लुइस फिलिप का महल की तरफ। लुइस फिलिप हु वाज प्लेस्ड, ये किसका जगह पर, व्हेन ही बिकेम द किंग, जुलाई रेवोल्यूशन में ये किंग बना था, 1830। हाँ 18 लगभग 18 ईयर्स तक ये किंग था। तो यहाँ से ये जो है भागना पड़ा इसको महल छोड़ के। अब जो है फ्रांस क्या हो गया, कंप्लीटली रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे देख लिया हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या होता है, नहीं है। हाँ तो रिपब्लिक मीन्स नॉट अंडर एनीवन्स रूल बट हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सुना है हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पहली बार सुना। डेमोक्रेसी सर a country which has its own constitution and is not dictated by any single person. ओन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ भी तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन, But not dictated by. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी रिटन नहीं होगा। रिपब्लिक मीन्स व्हाट, अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच ऑल द हाई पोस्ट आर इलेक्टेड, मतलब सारा पोस्ट इलेक्शन से ही होगा। अब यहाँ पे तो किंग का इलेक्शन हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था, लेकिन रिपब्लिक में सारा पोस्ट के लिए इलेक्शन होता है, सारा हाईएस्ट पोस्ट के लिए क्या होगा, इलेक्शन। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट का हाईएस्ट पोस्ट है, उसका भी इलेक्शन होता है। सो ऑल रिपब्लिक कंट्री, वही रिपब्लिक कंट्री मीन्स अ कंट्री इन विच ऑल द हाईएस्ट पोस्ट आर फिल्ड बाय द इलेक्टेड पीपल, इलेक्शन से ही सारा। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की हो क्योंकि किंग का इलेक्शन नहीं हो रहा, तो हाईएस्ट पोस्ट पे उसका इलेक्शन नहीं हो रहा। सो रिपब्लिक हो गया फ्रांस। So after 1848 three things changed, three outcomes। जब लुइस फिलिप जो है भाग गया तो उसका 3 आउटकम्स क्या हो सकता है, when he ran away from his palace। Why he ran away? Because hungry people they moved to his palace, they even removed the barricades and all, ये सबको हटा दिया था। So 3 outcomes means first one, Louis Philippe was removed and France became republic country। Second, all the people 21 and above, all the male 21 and above, all the male they got voting rights। Third one, right to work was implemented, means all the people who deserve to be, who want to be work, they should get the work। It became the duty of the government to provide the jobs to them। With 3 outcomes. First one, Louis Philippe, who had been restored to the power, who became the king in 1830s after the July Revolution, was removed। उसी में जोड़ दो, फ्रांस का 1848 फ्रांस became France became republic। Second point,
all the males 21 and above, all the males they got voting right. Earlier only the voting rights were given to all the males who were property owing men. Property owing men. Third one, right to work was implemented. Means it became the duty of the government to provide the jobs to those people who wanted to work. Last topic, Weber's revolution. Weber's revolution. ओह ये बढ़िया था मजा है, सब भाग गया था इसमें। Weber's कलेक्टर revolt. भाग गया था ना। बहुत बड़ा नाम है उसका जो Silesia was the place. Silesia. 1845 was the year. Weber's revolt. Silesia. Webers means a person who used to make the clothes by hand. They are known as Webers. 1845. Webers in Silesia had led their revolt. They revolted. Against whom? Against contractors. किसका against में हुआ था? Contractors. Who used to place an order to them for the finished goods, for clothes. But they were decreasing their wages. Decreasing. In place of increasing the wages, they were decreasing. We can say that they were taking the advantage of the situation. Because in those villages, Silesia, where the Webers were, their population was very high. So the contractors, they started taking the advantage of the villagers. So they started reducing the wages. कम करने लगा wages. कम करने लगा. Because they were knowing that the people were more in number to work. तो advantage लेने लगा. One journalist was there who published the report, who described the condition of the Webers. There were 18,000 inhabitants, Webers were there in those areas, were in Silesia. His name was Wilhelm Wolf, who was a journalist. He described the Webers condition in newspaper. ना वहाँ पे describe किया. 4th June शाम को 2 बजे the people they emerged from their homes. वो लोग अपना घर से निकल जाता है और वो लोग कहाँ जाता है? मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर. इससे पहले हम लोग कहाँ भी यूज़ करेंगे? कॉन्ट्रैक्टर्स वेर यूजिंग. अब तक कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ करना है. कॉन्ट्रैक्टर्स. वेलेम बोल का रिपोर्ट में भी कॉन्ट्रैक्टर्स लोग का खिलाफ लिखा हुआ. यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर का आगे इसमें क्या किया आदमी लोग? उन लोग का एक कॉन्ट्रैक्टर का घर का तरफ वो लोग ग्रुप बना करके जाने लगा. Why they were going? They were going to ask the increased wages. वो लोग बोलने जा रहा था कि wages increase कर दो. But when they reached there, the contractor, in place of increasing their wages, he gave them warning. These people got angry. They divided themselves into the group. Some people they attacked the windows of the contractor house. Some people they went to the godowns of the contractor and they tore the clothes. Contractor with his family, he ran away from the village and he went to neighboring village where the people of that village refused to give him shelter because they directly said that they would not like to give a shelter to that type of person who used to take the advantage of simple innocent people. So then he came within 24 hours. He came with requested army. Requested army. Request किया अपना रूलर से कि हमको आर्मी दो. Request में आर्मी लेके आए. In which the clash took place. Conflict took place and 11 Webers were shot. 11 Webers लोग को शूट कर दिया. सर वो वार्निंग क्या जिसका दिया कि निकाल देगा ऐसा? वार्निंग दिया वहाँ निकाल देंगे सब. So this too, अगर क्वेश्चन आ जाएगा why the period from 1830 to 1848 was known as the age of revolution. Then Weber revolt. Then after that 1848 incident in France. फिर उसके बाद ये जुलाई रेवोल्यूशन, बेल्जियम, ये सब मेंशन कर सकते हैं. फिर इकोनॉमिक हार्डशिप वाला आएगा तो उसका रिवोल्ट क्या हुआ? व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ 1830 इकोनॉमिक हार्डशिप? द इम्पैक्ट क्या हुआ? पीपल केम टू रोड. लुइस फिलिप को निकाल दिया. सारा मेल लोग को वोटिंग राइट हो गया. फ्रांस क्या हो गया? रिपब्लिक हो गया. राइट टू वर्क मिल गया. ये सब लिख सकते हैं आउटकम ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप का आउटकम्स. फिर उसके बाद जो है why the people supported Greek War of Independence. This is example when did Greece become independent nation. ये सब